नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब एनालिसिस में जिसमें हम बात करने वाले हैं फ़ाइम इंडस्ट्रीज़ कंपनी की। तो आज के वीडियो में हम कंपनी के बारे में पढ़ेंगे कि कंपनी क्या करती है, क्या उसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ हैं, कहाँ पे वो बेचती है, कौन से उसके कस्टमर्स हैं, उस सब की बात होगी इसमें अबाउट द बिज़नेस सेक्शन में। उसके बाद हम बात करेंगे फंडामेंटल्स की, जिसमें हम ग्रोथ रेट्स, आरओई, आरओसी, डेट टू इक्विटी और ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे वैल्यूएशंस की, जिसमें हम प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू बुक और प्राइस टू अर्निंग के बेस पे वैल्यूएशंस को एनालाइज करेंगे कि आज की डेट में कहाँ पे वैल्यूएशंस है, क्या वो सस्ते हैं, क्या वो महँगे हैं, हिस्टोरिकली वैल्यूएशंस किस तरह से रहे हैं उसकी। फिर हम बात करेंगे टेक्निकल्स की कि आज की डेट में प्राइस ट्रेंड किस तरफ है, क्या है वो अपवर्ड्स है, क्या वो डाउनवर्ड्स है, क्या वो साइडवेज है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट आज की डेट में काफ़ी खराब है। तो हमें देखना होगा कि कंपनी का स्टॉक प्राइस क्या कर रहा है और क्या पिछले 6-8 महीनों में इसने किया है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे की डेवलपमेंट्स और की रिस्क फैक्टर्स की जो इन फ्यूचर कंपनी की ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकते हैं या पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। तो डेवलपमेंट्स जो होंगे, जो भी कंपनी प्रोडक्ट ला रही है, कहाँ पे कैपेक्स कर रही है, वो सब की बात होगी इसमें कि वो कैसे पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा और रिस्क में कैसे कुछ चीज़ें हैं जो नेगेटिवली कंपनी का ग्रोथ रेट को इम्पैक्ट करेंगी, उनकी बात होगी। फिर एट द एंड मैं वीडियो को समराइज़ करूँगा जिसमें मैं फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस और टेक्निकल्स के बेस पे कंपनी को रेट करूँगा। सपोज़ मेरे को फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं तो मैं उन्हें ग्रीन कलर से हाइलाइट कर दूँगा और मेरे को अगर वो खराब लग रहे हैं तो मैं उन्हें रेड कलर से हाइलाइट कर दूँगा। और अगर मेरे को फंडामेंटल्स ओके-ओके लग रहे हैं, तो वो मैं उन्हें येलो कलर से हाइलाइट करूँगा। अगेन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन ये एक मेरा व्यू होगा और इसमें मैं सही भी हो सकता हूँ और गलत भी हो सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं रेगुलरली आपके लिए ऐसा ही स्टॉक एनालिसिस और कंपनी एनालिसिस लेके आता रहूँगा, जिससे कि आप खुद सीखेंगे कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर खुद किस तरह से बनते हैं और किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को एनालाइज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। और सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस के बारे में। तो बेसिकली बिजनेस कंपनी इज अ टियर वन ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर स्पेशलाइजिंग इन लाइटिंग, मिरर, प्लास्टिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स ओईएम्स। तो बेसिकली कंपनी जो है वो एक ऑटो कंपोनेंट सप्लायर है, जहाँ पे यहाँ पे अगर आप देखें इमेजेस, ये देखिए, तो अगर आप इमेजेस से आपको पता लग गया होगा कि कंपनी क्या बनाती है। तो लाइट्स बनाती है और मेजर जो इनका रेवेन्यू है वो आई थिंक 90% से जो ज्यादा रेवेन्यू है वो इनका टू व्हीलर से आता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने फोटोज लगा दी थी, आपको समझ में आए कि कंपनी बनाती क्या है। जैसे इंडिकेटर्स हो गए बाइक्स के, फ्रंट हेडलाइट हो गई, रेयर लाइट हो गई, तो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स की कंपनी ये सब बनाती है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए 93% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम टू व्हीलर, डोमेस्टिक टू व्हीलर ओईएम्स एंड ओनली 5-6% फ्रॉम रिप्लेसमेंट मार्केट विद जस्ट 1% फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। तो जो अराउंड 98-99% जो इनका रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट सेगमेंट से, सॉरी, डोमेस्टिक सेगमेंट से आता है। तो इसलिए जो एक्सपोर्ट है वो 1% है आज के डेट में, और ये इन फ्यूचर शायद यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। तो या जो मेजर रेवेन्यू आज के डेट में इनका 93% रेवेन्यू डोमेस्टिक टू व्हीलर से आता है। इवन जो पैसेंजर व्हीकल है यानी कार्स वगैरह हो गई या कमर्शियल व्हीकल्स हो गए, वहां से इनका बहुत ही कम रेवेन्यू आता है आज के डेट में। तो रेवेन्यू मिक्स फ्रॉम एलईडी लाइटिंग इज इंक्रीजिंग स्लोली। तो पैसे पहले जैसे आपने देखा होगा कि व्हीकल्स में दूसरी लाइट्स आती थी, एलईडी लाइट्स नहीं आती थी, तो वहां वहां से शिफ्ट होके कंपनी का जो रेवेन्यू है वो एलईडी से धीरे धीरे ज्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए अगर आप इनका ग्रोथ रेट देखें तो पिछले 3-4 सालों में ग्रोथ काफी तेजी से किया है। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें तो रेवेन्यू काफी तेजी से ग्रो किया है पिछले 3-4 सालों में। उससे पहले हिस्टोरिकली इस रेट पे कंटिन्यूसली उन्होंने ग्रोथ नहीं दिखाई थी, बीच में कुछ लंपी ईयर्स थे, लेकिन उसके बाद भी आज की डेट में थोड़ा सा ग्रोथ रेट इसलिए इंप्रूव है क्योंकि जो एलईडी है उनमें रियलाइजेशन ज्यादा होते हैं। सपोज कि पहले जो लाइट था उनका वो 100 रुपए का बिक रहा था, अब एलईडी का लाइट जो है वो उनका 120-130 इसके आसपास बिक रहा है। जस्ट ये एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। तो पहले अगर सपोज 10 सेट ऑफ लाइट्स के लिए 1000 रुपए बन रहे थे, आज वही 10 सेट के 1200 या 1300 रुपए बन रहे हैं। तो इसलिए जो ग्रोथ रेट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। मार्जिन ज्यादा इंप्रूव नहीं होते क्योंकि जो ओईएम्स है वो मार्जिन कंपनी को उतने ही कमाने देती है, तो इसलिए मार्जिन इन जैसी कंपनीज के इतने ज्यादा इंक्रीज नहीं होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, लाइटिंग लाइटिंग सेगमेंट कंट्रीब्यूट 95% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। तो इनके पास हालांकि दूसरे प्रोडक्ट भी हैं, यहाँ पे अगर आप इनकी प्रेजेंटेशन में जाके हम देखते हैं तो इनके पास दूसरे प्रोडक्ट्स भी हैं। जैसे अगर हम देखें कि ये देखिए, तो ये मिरर्स वगैरह बनाती है जो टू व्हीलर्स में या फोर व्हीलर्स में यूज होते हैं। उसके अलावा कुछ प्लास्टिक मोल्ड्स बनाती है, तो उस सब से इनका रेवेन्यू सिर्फ 5% आता है। 95% जो रेवेन्यू आज की डेट में भी लाइटिंग सेगमेंट से आता है, जो हेडलाइट्स हो गई, इंडिकेटर्स हो गए, रेयर लाइट्स हो गई या इंटीरियर लाइट्स, कुछ कुछ फोर व्हीलर्स में जो धीरे धीरे इन्होंने अभी शुरू किया है, उसकी भी हम बात करेंगे की डेवलपमेंट्स में। उसके बाद अगर हम बात करें तो टीवीएस और होंडा से इनका 55-56% रेवेन्यू आता है, जो कि एक रिस्क फैक्टर भी बन सकता है अगर इन दो कंपनीज में स्लो डाउन होता है। तो अगेन कोई भी अगर इतना बड़ा सप्लायर होता है किसी भी कंपनी का, तो एकदम से होंडा और टीवीएस इसको
चेंज नहीं करेंगे दूसरे सप्लायर से, लेकिन अगर होंडा और टीवीएस की सेल्स में थोड़ी-सी भी स्लो डाउन आता है किसी वजह से भी, तो उससे कंपनी डायरेक्टली इम्पैक्ट होगी। तो इसलिए ये एक थोड़ा बड़ा रिस्क माना जा सकता है और धीरे-धीरे कंपनी जो है नए-नए ओईएम्स को ऑनबोर्ड कर रही है। हीरो से इनका रेवेन्यू बहुत कम आता था, अब कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले 2-3 सालों में शायद हीरो से 10% का रेवेन्यू ये जनरेट कर पाएँ, जो कि आज के डेट में आई थिंक 3 से 4% के आसपास आता है। तो ये कंपनी का बेसिक ओवरव्यू है। तो मेनली जो कंपनी है वो हेडलाइट्स और रेयर लाइट्स में, यहाँ पे अगर मैंने देखा, आप इलस्ट्रेशन के लिए आपके लिए इमेजेस यहाँ पे डाल दी हैं कि आपको समझना ईजी हो कि कौन से प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। तो जो भी टू व्हीलर्स होते हैं उनकी लाइटिंग बनाती है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो धीरे धीरे जो प्रीमियम मोटरसाइकिल्स हैं, प्रीमियम बाइक्स हार्ले डेविडसन की हो गई या हीरो की हो गई या टीवीएस की हो गई, उसमें कंपनी धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही है, जो कि एक अच्छा साइन है क्योंकि इनमें सेल काफी तेजी से ग्रो कर सकती है इन फ्यूचर भी। तो चलिए अब ओवरव्यू के बाद हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो सबसे पहले हम ग्रोथ की बात करेंगे, जिसमें पिछले 5 साल की और पिछले 4 क्वार्टर की ग्रोथ हम देखेंगे पैट पे और रेवेन्यू लेवल पे। फिर हम कंपनी के एबिटा मार्जिन्स देखेंगे पिछले 5 साल के और पिछले 4 क्वार्टर में किस तरह से रहे हैं और इन फ्यूचर ये कहाँ जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी के रिटर्न रेशियोज़ की, जिसमें हम आरओसी और आरओई की बात करेंगे पिछले 5 सालों की। फिर हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे कि कितना कैश कन्वर्जन कंपनी कर पा रही है। और फिर हम एट द एंड डेट टू इक्विटी की बात करेंगे और ये दोनों भी हम पिछले 5 साल का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं ग्रोथ से। तो अगर 2021 को छोड़ दें, जो कि कोविड इम्पैक्टेड ईयर था, उसके बाद ग्रोथ देखिए काफ़ी सॉलिड ग्रोथ दिखाई है। लगभग 20% के आसपास का, 18 से 20% का सीएजीआर अगर हम लगाएं मोटा-मोटी तो उतना है। पिछले 4 क्वार्टर में भी ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे थोड़ा-सा 15% से नीचे गया है, लेकिन उसके अलावा 1-2 क्वार्टर ऊपर-नीचे चलता है। जब ओवरऑल इकोनॉमी में स्लो डाउन हो तो वो थोड़ा बहुत चलता है। तो उसके बाद अब रिसेंटली जो जीएसटी कट्स हैं, उनसे भी इनका ग्रोथ रेट जो है वो इम्प्रूव होगा। उस और पैट लेवल में अगर आप देखें तो रेवेन्यू से भी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ है। तो इसका मतलब कंपनी ने रिसेंटली मार्जिन एक्सपेंशन दिखा है। यहाँ पे अगर आप देखें, हाँ, तो ये देखिए, तो 11% के आसपास का मार्जिन थे ये 4 सालों में, फिर 12-13% के आसपास आज आ गए हैं। तो मार्जिन जो है वो पीक लेवल पे पहुँच गए हैं, हिस्टोरिक लेवल से। यहाँ से शायद मार्जिन में उतना इम्प्रूवमेंट ना हो, अनलेस की कंपनी जो है वो जो एक्सपोर्ट से एलईडी का रॉ मटेरियल मंगाती है, वो धीरे-धीरे इंडिया से लोकलाइज़ करे, तो वहाँ पे थोड़ा-सा प्लस माइनस 0.5, 0.7 ऐसा परसेंट का कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन उसके अलावा मार्जिन जो है शायद पीक कर चुके हैं। लेकिन ग्रोथ रेट काफ़ी सॉलिड है, अगर पैट लेवल पे देखें तब भी और अगर रेवेन्यू लेवल पे देखें तब भी। और ये इन फ्यूचर भी कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 15 से 20% का ये जो टू व्हीलर से है, इनसे ग्रो करेंगे। और इनके उसके अलावा इनका जो है दूसरा सेगमेंट भी है, जिससे ये इन फ्यूचर ग्रो कर सकते हैं, जिसकी हम बात की डेवलपमेंट्स में करने वाले हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें मार्जिन्स की, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 5 साल का एवरेज 5.64% है, 10 साल का एवरेज 5 साल का एवरेज 12.64% है और 10 साल का एवरेज 12.12% है और आज की डेट में मार्जिन 13.3% में है। तो जो हिस्टोरिक एवरेज है उससे ऊपर चल रहे हैं मार्जिन, तो शायद उतना इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को ना मिले, लेकिन कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 13, साढ़े 13-14% के आसपास मार्जिन जो है सस्टेनेबल है। आप देखने वाली बात होगी ये होते हैं कि नहीं, और वो इन फ्यूचर ही पता लगेगा, क्योंकि अगर ये पैसेंजर व्हीकल में जाना चाह रहे हैं, अगर वहाँ पे कैपेक्स करते हैं तो शायद थोड़ा-सा 1-2 क्वार्टर या 3-4 क्वार्टर में थोड़ा-सा मार्जिन में प्रॉब्लम आ सकती है। वो देखने वाली बात होगी किस तरह से ये पैन आउट होता है इन फ्यूचर। और ओवरऑल मार्जिन जो आज की डेट में काफ़ी सॉलिड दिख रहे हैं और पीकिश लेवल पे अगर हम देखें तो वहाँ पे लग रहे हैं मार्जिन्स। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिटर्न रेशियोज़ की, तो आरओसी और आरओई कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 2021 को छोड़ दें, जो कि कोविड इम्पैक्टेड ईयर था, उसके अलावा बहुत ही सॉलिड रिटर्न रेशियोज़ हैं। 26% का आरओसी आज की डेट में और 19.7% का आरओई बहुत ही सॉलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। फिर हम कैश कन्वर्जन की बात करें, तो यहाँ पे 1-2 साल में 50% के आसपास रहा है, जो कि बुरा नहीं है लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें 5 साल के एवरेज की, तो 62.24% का, जो कि बुरा नहीं है, थोड़ा-सा लोअर साइड में है। लेकिन अगर हम बात करें, मतलब ओवरऑल ठीक लग रहा है, उतना खराब नहीं है। थोड़ा-सा लो साइड में थोड़ा-सा इंप्रूव हो सकता है, लेकिन फिर भी खराब नहीं है किसी भी एंगल से, ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कन्वर्जन। तो ओवरऑल इसे भी हम ग्रीन रेट कर सकते हैं, अच्छे कैश फ्लोज़ हैं कंपनी के। और डेट लेवल पे कंपनी जो है वो नेट डेट फ्री है, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं यहाँ पे। अगर आप देखें स्क्रीनर पे आके भी, तो ये देखिए, तो 62 अगर आपको बोरोइंग में दिख रहा है, ये आपका आई थिंक वो है, ये लीज लायबिलिटीज है, तो ये डेट बिल्कुल भी नहीं है कंपनी ने। यहाँ पे 2023 में ये नेट डेट फ्री हो गए थे, तो डेट लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स काफ़ी सॉलिड लग रहे हैं, हर एक मेट्रिक पे ग्रोथ अच्छा है, मार्जिन अच्छे हैं। हालांकि मार्जिन पीकिश साइड में है, तो शायद मार्जिन में थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगेन देखने वाली बात होगी कि होता है कि नहीं होता, लेकिन शायद मार्जिन में थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। कैश फ्लोज़ काफ़ी अच्छे हैं, रिटर्न रेशियोज़ काफ़ी अच्छे हैं, तो ओवरऑल फंडामेंटल्स हमको अच्छे लग रहे हैं।
तो चलिए फंडामेंटल्स के बाद अगर हम बात करें वैल्यूएशंस की, तो 5 साल का एवरेज वैल्यूएशन है 18.7 टाइम्स, 18.7 टाइम्स, 10 साल का है 18.9 टाइम्स, आज की डेट में है 27 टाइम्स। तो वैल्यूएशंस जो है वो हिस्टोरिक लेवल से 50% के आसपास प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं, और उसका रीजन भी है कि ग्रोथ सॉलिड आ रहा है। आज की डेट में ऑटो जो पूरा सेगमेंट है वो अच्छा कर रहा है, जीएसटी कट्स आए हैं उसकी वजह से इन फ्यूचर भी ग्रोथ अच्छा चलेगा। तो वैल्यूएशन अगर एब्सोल्यूट टर्म में आप देखें तो महंगे नहीं लग रहे हैं, लेकिन अगर आप रिलेटिव टर्म्स में पिछले 5 साल के एवरेज के हिसाब से देखें तो वैल्यूएशंस आज के डेट में थोड़ा सा हायर साइड में है, और यहाँ पे आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें 2018 में भी इनके 30% के 30-33 के आसपास पहुंचे थे, और जब वहां से करेक्शन शुरू हुआ था तो 2019 में 11-12 पे आ गए थे। तो अब इसमें मैं कोविड ईयर को अवॉइड भी कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे अगर आप देखें तो 700 के आसपास का जो भाव था कोविड के दौरान, ये 140 पे आ गया था, यानी कि 80% का करेक्शन। और अगर आप कोविड को निकाल भी दें तब भी यहाँ पे 50-60% का करेक्शन देखने को मिला था। तो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी टाइम है कि यहाँ पे आपको पता नहीं है कि यहाँ से क्या परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, या अगर थोड़ा सा भी स्लो डाउन आता है तो वहाँ पे वैल्यूएशन वाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। वैल्यूएशन एब्सोल्यूट टर्म्स में अगेन उतने हाई नहीं है, तो शायद स्टॉक यहाँ से और चल भी सकता है। लेकिन हाल अगर आप देखें तो कोविड लो 140 150 का स्टॉक आज की डेट में 23-2400 पे पहुंच गया, तो 5 साल में 10 गुना से ऊपर हो गया, 15 गुना के आसपास स्टॉक हो गया। तो इसके बाद कई बार स्टॉक थोड़ा ब्रीदर लेता है, और यहाँ पे आपको शायद थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगेन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आपको सस्ता लग रहा है आप स्टॉक लें, मेरे कहने पे ना जाएं। कल कोई ये ना हो कि आप स्टॉक लेना चाहते थे, मेरे यहाँ पे कहने से आपने स्टॉक नहीं लिया और स्टॉक यहाँ से फिर डबल हो गया। तो स्टॉक चल सकता है, नो डाउट ग्रोथ अच्छा है, ग्रोथ इन फ्यूचर भी आ सकता है। तो महंगा एब्सोल्यूट टर्म्स में वैल्यूएशन नहीं है, और सेम ट्रेंड अगर आप देखें प्राइस टू सेल्स में भी है और प्राइस टू बुक में भी है, जो कि हिस्टोरिक लेवल से 50% 60% से के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप प्राइस टू सेल्स में भी अगर हम यहाँ पे जाके देखते हैं तो ये देखिए, तो हिस्टोरिकली 1.2 के आसपास रहा है, अब 2.3 पे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे 2 के आसपास 1.8 1.9 के आसपास तो 2016 में भी गया था, और उसके बाद करेक्शन भी देखने को मिला यहाँ पे। और अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस आई थिंक 2019 तक ठीक था, उतना खराब नहीं था। तो ये देखिए, हाँ, तो परफॉर्मेंस यहाँ पे देखिए तो 2019 तक भी ग्रोथ आता रहा था। 2020 और 21 में प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन 2019 तक तो ग्रोथ आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक प्राइस करेक्ट कर गया, क्योंकि मार्जिन यहाँ पे देखिए तो 12-13% के मार्जिन 11% पे गिर गए। तो ये प्रॉब्लम रहती है ऑटो एंसिलरीज में। अगर ये केपेक्स करते हैं तो शायद 1-2 साल इनका मार्जिन थोड़ा सा प्रेशर में आएगा, और उस समय प्राइस में करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगेन होगा कि नहीं होगा आई डोंट नो, लेकिन ये पिछले अगर आप हिस्ट्री देखें तो उस हिसाब से ऐसा लगता है। तो आज के डेट में वैल्यूएशंस कंफर्ट लेवल पे नहीं है, थोड़ा सा हायर साइड में है। अगर आप उसके बाद भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन शायद यहाँ से वैल्यूएशन करेक्शन थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। अगेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नो वन नोज। अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव होता रहा तो शायद नहीं मिलेगा, अगर मार्जिन यहाँ पे सस्टेन कर गए तो शायद ये वैल्यूएशन सस्टेन कर जाएंगे और इवन इन फ्यूचर इंप्रूव भी कर जाएं। तो चलिए वैल्यूएशंस के बाद अगर हम बात करें प्राइस ट्रेंड की, तो जैसा कि हमने बात किया 2020 से बाद अब 20 में के बाद ये अप ट्रेंड में ही है, कुछ माइनर हिकअप्स आए हैं ऑन द वे। यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर हम प्राइस पे देखते हैं जाके तो ये देखिए, तो यहाँ पे 2020-21 में 200-250 के आसपास इसने ट्रेंड चेंज किया था, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला, जो 600 का भाव अराउंड 450 के आसपास गिर गया यहाँ से, 425 450, और उसके बाद फिर ये चला, फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो 980 का भाव, फिर यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन 800 के आसपास गिरा, फिर यहाँ पे 800 से 1700 पे गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन मिला जो कि 1200-1300 के आसपास था। तो माइनर 20-25% के करेक्शन ऑन द वे दिखे हैं, लेकिन उसके बाद भाव जो है वो 3-4 बेस बना के चल दिया है। अब ये जो है ये स्टॉक काफी नजर में आ गया है ओवरऑल जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी, तो शायद यहाँ पे एक पिकिंग आउट साइन भी हो सकता है। पिकिंग आउट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से स्टॉक अब बिल्कुल ही गिर जाएगा, लेकिन शायद यहाँ से थोड़ा ब्रीदर ले, या एक नया बेस बनाए, या थोड़ा करेक्शन मिले, या थोड़ा सा साइडवेज जाए कि साथ में ग्रोथ आता रहे, वैल्यूएशन चीप हो जाए तो उसके बाद चले। लेकिन आज के डेट में थोड़ा सा एलिवेटेड तो लग रहा है प्राइस। इवन टुडे ट्रेंड लुक्स प्रॉमिसिंग एंड रीजनेबल वैल्यूएशंस। तो वैल्यूएशंस महंगे नहीं है, जैसा मैंने बोला एब्सोल्यूट टर्म्स में वैल्यूएशंस महंगे नहीं है, लेकिन अगर रिलेटिव टर्म्स में देखें तो वैल्यूएशंस थोड़ा सा महंगे लग रहे हैं। और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट लुक्स गुड फॉर कमिंग 2-3 इयर्स, एंड स्टिल देयर इज स्कोप ऑफ वैल्यूएशंस टू एक्सपैंड। तो 27 का पी है, ये 40 का भी जाता है, 35 का भी जाता है, 50 का भी जाता है। यू नेवर नो कि पी कितने पे जाएगा। ये परसेप्शन है मार्केट का, कि जो परसेप्शन पी जो 27 का हो सकता है, एक साल बाद आपको यही पी 50 के आसपास दिखे। तो यू नेवर नो कि यहाँ से स्टॉक कहाँ जाएगा। लेकिन आज के डेट में जो अगर आप लाइक मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाइज देखें तो कंफर्ट लेवल पे नहीं है वैल्यूएशंस। और इवन इवन अगर प्राइस देखें तो 200 मूविंग एवरेज जो है वो 200 के आसपास है, और उससे 15% एलिवेटेड है। तो प्राइस उतना एलिवेटेड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा
सेफ ज़ोन में नहीं है। अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर भी जा सकता है, भाव नीचे भी आ सकता है। यहाँ पे कोई भी क्लियर कट आंसर नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको कॉशियस रहना होगा अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। अगेन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, स्टॉक नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है। मेरे कहने पे ना जाएँ कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा-सा एलिवेटेड लग रहा है तो नीचे ही आएगा। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है, आप ज़रूर स्टॉक को लें। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो चलिए प्राइस मोमेंटम के बाद अब हम आ जाते हैं की डेवलपमेंट्स पे। तो सबसे पहला जो डेवलपमेंट है, कंपनी इज लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स इन ईवी टू व्हीलर सच एज हब मोटर्स, ईसीयू, यूएसबी चार्जर्स एंड सो ऑन, एंड दे हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद ग्लोबल कंपनीज फॉर दिस। सो कंपनी जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो टू व्हीलर्स हैं इंडिया में, उसके लिए नए प्रोडक्ट ला रही है। हब मोटर्स हो गए, ईसीयूज हो गए, यूएसबी चार्जर्स हो गए, जो पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू व्हीलर्स में यूज होते हैं। तो यहाँ से जो इनके रेवेन्यू आज की डेट में बहुत ही नेग्लिजिबल है, बल्कि ये एक नया सेगमेंट है कंपनी के लिए। तो इन फ्यूचर कंपनी का जो ये सेगमेंट जैसे जैसे स्केल करेगा तो ग्रोथ यहाँ से भी आएगी। उसके बाद अगर हम बात करें, रेवेन्यू फ्रॉम एलईडी लाइटिंग इज इंक्रीजिंग एंड रियलाइजेशंस आर बेटर इन एलईडी लाइटिंग, thus this could drive revenue growth although margins are similar। तो बेसिकली जो मार्जिन हैं एलईडी लाइट्स में और जो ओल्ड स्कूल लाइट्स में उसमें सिमिलर है, लेकिन जो एलईडी लाइट्स है वहां पे रियलाइजेशंस बेटर हैं। यानी कि सपोज अगर जैसा हमने शुरू में बोला कि अगर पुरानी लाइट्स जो थी टू व्हीलर्स में, उसमें 100 रुपए का कंपनी माल बेच रही थी, अब वही माल जो है वो 120 का या 130 का बेच रही है, लेकिन मार्जिन सिमिलर है। लेकिन क्योंकि स्केल बढ़ा है तो मार्जिन सपोज जो 100 रुपए पे वो अगर 13% मार्जिन बना रहे थे, वो 13 रुपए थे, लेकिन अब वही मार्जिन अगर वो 130 पे बना रहे हैं तो वो 13 से थोड़ा सा बढ़ के 16-17 के आसपास है। यानी कि एब्सोल्यूट टर्म्स में इबिटा ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन मार्जिन लेवल पे शायद उतना एक्सपेंशन देखने को ना मिले। उसके बाद अगर हम बात करें, कंपनी हैज आल्सो फॉरवर्ड इनटू फोर व्हीलर रिसेंटली एंड दिस कुड बी गुड ग्रोथ ड्राइवर्स गोइंग इनटू फ्यूचर। तो आज की डेट में फोर व्हीलर जो इनके सेगमेंट है उसमें बहुत ही कम रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गई या दूसरी कंपनीज हो गई, उनसे उनके उनके जो नए मॉडल्स है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स विन कर रही है। रिसेंटली इन्होंने स्कॉर्पियो, बोलेरो में और एक्सयूवी 700 में कुछ लाइटिंग जो उसके लिए ऑर्डर जीता है, उसमें तो यहाँ पे ग्रोथ अच्छा आ सकता है। और इसके बिना कंपनी के एक्सपेक्टेशन है कि अगर फोर व्हीलर सेगमेंट को हटा भी दें, उसके बिना भी ये अराउंड 15 से 20% का ग्रोथ जो रेवेन्यू लेवल पे है वो करना चाहती है, करने का एस्पिरेशन रखती है, और इन पास करके भी दिखाया। और अगर ये सेगमेंट साथ में आता है तो शायद ये ग्रोथ 20% से ऊपर जा सकता है अगले आने वाले 3 से 5 सालों में। फिर हम बात करें, कंपनी एक्सपेंडिंग कैपेसिटीज फॉर करंट प्रोडक्ट। तो जो टू व्हीलर सेगमेंट है उसमें कंपनी कैपेसिटीज एक्सपेंड कर रही है, और धीरे धीरे जो फोर व्हीलर है, अगर कंपनी बोल रही है इससे ये 200 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं एग्जिस्टिंग प्लांट से, तो ये फोर व्हीलर के लिए नया प्लांट लगाएगी। और वो एक रिस्क फैक्टर भी हो सकता है, उसको उसकी भी हम बात करेंगे क्यों, क्योंकि सपोज फोर व्हीलर के लिए जब ये प्लांट लगाएंगे तो इनके खर्चे बढ़ेंगे, तो वहां पे 1-2 क्वार्टर या 3-4 क्वार्टर के लिए मार्जिन डिप्रेस हो सकता है, और वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जैसा हमने बात किया कि वैल्यूएशन थोड़े से एलिवेटेड लग रहे हैं, तो वहां पे करेक्शन देखने को मिल सकता है प्राइस में। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें जीएसटी कट्स की जो गवर्नमेंट ने किए हैं, तो वो भी एक हेल्प फैक्टर है जो जहाँ पे जो कि काफी हेल्पफुल होगा ग्रोथ ड्राइव करने के लिए इन फ्यूचर में। क्योंकि जैसे जीएसटी कट्स हुए हैं, तो जो इंसान सपोज बाइक लेने का डिले कर रहा था, उसको अगर वो बाइक आज सपोज कोई 1 लाख की बाइक थी, वहां पे 10% डिस्काउंट पे या 8%, जो भी 7-8 हज़ार 10 हज़ार सस्ती मिली, तो वो जरूर वहां पे जाकर खरीदारी करेगा। तो आने वाले 3-4-5 क्वार्टर में ऑटो सेल्स अगर इम्प्रूव होती है, तो ये कंपनी उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकता है। और स्पेशली टू व्हीलर्स की सेल जो पिछले 1-2 सालों में उतना अच्छा नहीं किया है, अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, और इन फ्यूचर जीएसटी कट से और इम्प्रूव हो सकता है। तो ये कुछ की डेवलपमेंट फैक्टर्स थे जहाँ से कंपनी इन फ्यूचर ग्रो कर सकती है, जो कि हेल्प कर सकते हैं कंपनी को ग्रो करने में। फिर हम आ जाते हैं की रिस्क फैक्टर्स में। तो बेसिकली कंपनी जो है वो एक सिक्लिकल इंडस्ट्री में, दस देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ स्लो डाउन इन द एंड यूजर। तो यहाँ पे अगर हमने एक एग्जांपल देखा भी था, ये देखिए यहाँ पे 2016 का जो पीक था 700 रुपए का, वो 70-80% का करेक्शन हो गया 2020 तक। और इनफैक्ट 2016 से लेके 2019 तक तो ग्रोथ भी अच्छा था स्टॉक में। यहाँ पे अगर आप देखें तो सेल्स ग्रोथ काफी अच्छा था, और मार्जिन ये देखिए मार्जिन डिप्रेस हो गए, क्योंकि जैसे इन्होंने नई यहाँ पे आई थिंक कोई कैपेसिटी लगाई होगी, देखने वाली बात होगी। यहाँ पे अगर हम बैलेंस शीट से देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा CWIP तो है, तो शायद थोड़ी नई कैपेसिटी आई थी या कुछ, तो उसके बाद फिर कोविड आ गया, तो यहाँ पे जो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी थी वो थोड़ी सी कंप्रेस हुई। और ये देखिए अगर आप देखें यहाँ पे, तो सेल्स ग्रोथ आता रहा है, सेल्स ग्रोथ 1000 का 1500 पे गया, लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 127 करोड़ का सिर्फ 157 पे गया, तो वहां पे उतने लेवल की ग्रोथ नहीं हुई। तो उस वजह से भी स्टॉक प्राइस गिरा, और इनका जो पैड था वो लगभग सिमिलर ही रहा है।
सिमिलर ही रहा उस पीरियड के दौरान, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो डेप्रिसिएशन बढ़ गया था। तो यही इन फ्यूचर अगेन इनके साथ हो सकता है, अगर ये फोर व्हीलर के लिए प्लांट लगाते हैं तो उनका डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऊपर जाएगा, उनका एम्प्लॉय कॉस्ट ऊपर जाएगा, क्योंकि एकदम से उससे सेल तो आने नहीं वाली। तो वहाँ पे 1-2 साल का थोड़ा लल पीरियड हो सकता है और वहाँ पे स्टॉक बुरे तरीके से करेक्ट कर सकता है। अगेन उसके साथ अगर ओईएम जो एंड जो इनके यूजर है उनमें भी स्लो डाउन आता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम और बढ़ सकती है इस कंपनी के लिए। तो आज के डेट में थोड़ा सा प्राइस इस वजह से मेरे को एलिवेटेड लग रहा है इसमें। उसके बाद अगर हम देखें, कंपटीशन इज वेरी हाई एंड ऑल्सो बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर इज हाई। तो कंपटीशन भी हाई है, उसके साथ साथ जो बार्गेनिंग पावर है, जो टू व्हीलर्स हैं, होंडा हो गई या टीवीएस हो गई या हीरो हो गई, उनकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है, क्योंकि ये उनको ही सामान बेच सकते हैं। तो इनके पास कस्टमर्स उतने ज़्यादा नहीं है, और स्पेशली अगर टीवीएस और होंडा पे जिन पे डिपेंडेंट है 55-60% के आसपास, तो वो एक डेंजरस फैक्टर, रिस्क फैक्टर हो सकता है। उसके बाद अगर हम देखें, मोर देन 50% सेल्स कम्स फ्रॉम टू ओईएम्स, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो स्लो डाउन इन देयर सेल्स would lead to significant effect on the sales of company, although company is now diversifying into with new customers। तो आज की डेट में टीवीएस और होंडा, इनका 50% से ज़्यादा का जो रेवेन्यू है वहाँ से आता है। तो अगर उनमें कोई स्लो डाउन आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्लो डाउन किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आए। तो उसमें हो सकता है कोई उनका नया प्लांट है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, या कुछ भी नए मॉडल में प्रॉब्लम हो जाए, उस वजह से भी अगर स्लो डाउन आता है तो उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो कंपनी की सेल्स पे होने वाला है। फिर हम बात करें डेप्रिसिएशन इन आईएनआर, जो कि जैसा कि अभी आज के डेट में रुपी जो है यूएसडी के अगेंस्ट काफी डेप्रिशिएट कर रहा है, विल बी अ बिग नेगेटिव फॉर द कंपनी एज दे बाय सर्टेन की रॉ मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया फॉर देयर एलईडी सेगमेंट। तो एलईडी सेगमेंट का जो की रॉ मटेरियल्स है, एलईडी चिप्स हो गए या कुछ सेमीकंडक्टर्स हो गए या कुछ और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं, वो कंपनी बाहर से इंपोर्ट करता है। तो उसका कॉस्ट डायरेक्टली इनका बढ़ जाएगा, तो वहां पे भी मार्जिन के प्रेशर में आ सकते हैं। अगेन मेरे को सबसे बड़ा रिस्क आज के डेट में जो वो मार्जिन का लग रहा है, क्योंकि जब भी किसी कंपनी के पीक मार्जिन पे जाती है तो वहां से मार्जिन अगर 1-2% करेक्ट होते हैं तो वैल्यूएशन काफी ज्यादा करेक्ट हो जाती है। तो वो एक बड़ा रिस्क फैक्टर इस कंपनी में लग रहा है मेरे को। तो ये हमारे कुछ की रिस्क फैक्टर्स थे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। अब इस मेरे कहने पे ना ही बेचें और ना ही लें, ये मैं आप फिर एक बार आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मेरे कहने पे ना ही कुछ लें और ना ही कुछ बेचें, ये मेरा व्यू है और मैं यहाँ पे गलत भी हो सकता हूँ। तो चलिए इसी के साथ हमारा वीडियो का समरी पे आ जाते हैं हम। तो ग्रोथ हमको अच्छा लग रहा है आज के डेट में, इन फ्यूचर भी शायद अच्छा हो सकता है, जैसे कि की ट्रिगर्स हैं कि पैसेंजर व्हीकल्स में कंपनी जा रही है, ईवी में नए प्रोडक्ट ला रही है, और नए जो प्लास्टिक मॉल्स हैं उनसे ग्रोथ कर सकती है। तो ग्रोथ अच्छा इन फ्यूचर भी हो सकता है, और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 15 से 20% का ग्रोथ आने वाले 3 से 5 सालों में ये कर सकते हैं। अगेन वो डिपेंड है कि अगर ऑटो साइकिल खराब होता है तो ग्रोथ जरूर इम्पैक्ट होगा। उसके बाद मार्जिन देखें तो मार्जिन आज की डेट में तो काफी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पीकिश मार्जिन जो है वो ऑलरेडी ऑलवेज रिस्की होते हैं। तो इसको हम येलो भी रेट रेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ग्रीन रेट करेंगे क्योंकि मार्जिन अच्छे हैं। तो शायद आने वाले 1-2 सालों में ये शायद यहाँ पे सस्टेन भी कर जाए, लेकिन अगर ये नया प्लांट लाते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, मार्जिन वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं थोड़े से। रिटर्न रेशियोज काफ़ी सॉलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश फ्लोज अच्छे हैं, थोड़े से लोअर साइड में, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे हैं। और डेट लेवल पे कंपनी डेट फ्री है, तो ओवरऑल फंडामेंटल हमको काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है आज की डेट में। अगेन अगर 6 महीने बाद कुछ चेंज होता है वो डिफरेंट है, लेकिन आज की डेट में फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। फिर हम बात करें वैल्यूएशंस की, तो अगेन यहाँ ये कंफर्ट लेवल पे नहीं है, थोड़ा सा रिस्की टेरिटरी में है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब भी हिस्टोरिक लेवल से 50% ऊपर प्रीमियम पे वैल्यूएशन ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी बार प्रॉब्लम भी आ सकती है, और स्पेशली जब मार्जिन भी पीक लेवल पे हो। तो पीक वैल्यूएशन और पीक मार्जिन काफ़ी डेडली कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप देखें काफ़ी सारे स्टॉक्स में इसके बाद ही टॉप बना था और वहाँ से स्टॉक 30-40-40-50% करेक्ट हो गए। अगेन मैं बोल नहीं रहा हूँ कि स्टॉक करेक्ट होगा इतना, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये पीक वैल्यूएशन है या पीक मार्जिन है, हो सकता है मार्जिन इंप्रूव हो जाए, ये मेरा पर्सनल व्यू है और मैं यहाँ पे गलत भी हो सकता हूँ। और वैल्यूएशन हमें तीनों मैट्रिक्स पे काफ़ी सही नहीं लग रहे हैं, थोड़े से हायर साइड में लग रहे हैं, तो इसको हम येलो रेट करेंगे। अगेन रेड नहीं रेट कर रहा हूँ क्योंकि उतने डेंजरस लेवल पे नहीं है। अगर सपोज ये 40 का पी होता और प्राइस टू सेल्स 3.5-4 टाइम का होता तो शायद मैं उनको रेड रेट करता। तो वैल्यूएशन थोड़ा सा डेंजरस टेरिटरी में, क्योंकि अगर 1-2 साल ग्रोथ आया और मार्जिन यहाँ पे सस्टेन करके तो वैल्यूएशन आपको चीप लगने लग जाएंगे अगेन। फिर अगर हम बात करें टेक्निकल्स की, तो जो करंट ट्रेंड है वो तो ऊपर को ही है। तो जब जब भाव चलता है तो फिर उसके सामने कुछ नहीं है, जब ट्रेंड चलता है तो उसके सामने आपको आप कुछ नहीं बोल सकते कि यहाँ से नीचे आएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि आज ये 2200-2300 के आसपास चल रहा है, हो सकता है कल को 5000 भी पहुंच जाए, यू नेवर नो। तो करंट ट्रेंड भी काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। तो ओवरऑल जो है स्टॉक अच्छा लग रहा है, स्टॉक खराब नहीं है। इन फ्यूचर जो ग्रोथ ट्रिगर्स भी हैं, पास्ट में भी अच्छा किया है, मार्जिन अच्छे हैं, आरओसी वगैरह अच्छा है, तो ओवरऑल अच्छी कंपनी है।
लेकिन सिर्फ वैल्यूएशन थोड़ा हायर साइड में है और उसके साथ जो मार्जिन है वो पीकिश लेवल पे है। तो ये एक डेंजरस कॉम्बिनेशन मेरे को लग रहा है। अगेन मेरे कहने पे ना जाएं, आपको लेना है आप लें, आपको नहीं लेना आप ना लें। अगर आपके पास है तो आप बेचना चाहते हैं बेचिए, अगर आप रखना चाहते हैं रखें, अगर आप और लेना चाहते हैं और लें। कोई भी यहाँ पे बाय सेल रिकमेंडेशन है, मेरा पर्पस था कंपनी के बारे में आपको एनालिसिस करके देना। अब इसमें आप मेरे को बताएं कि अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ हमारा वीडियो आज यहीं पे समाप्त होता है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। आपको कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ पता लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इन फ्यूचर भी मैं आपके लिए ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट लाता रहूँगा जिसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ को, बिज़नेस को और स्टॉक्स को एनालाइज़ करूँगा। उसमें इसी तरह के की डेवलपमेंट्स, की रिस्क फैक्टर्स, इनका ग्रोथ रेट और पास्ट वैल्यूएशन, करंट वैल्यूएशन, इन सब की हम बात करेंगे। और अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे एनालिसिस चाहते हैं तो आप उसका नाम भी कमेंट बॉक्स में डाल दें। अगर मेरे को उस स्टॉक की समझ लगेगी, मेरे को वो स्टॉक में दम लगेगा, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल। धन्यवाद।